तो प्रिय छात्रों, हम लोग 2 क्लास से ब्रिटिश सर्वोच्चता या ब्रिटिश पारवंशी का अध्ययन कर रहे हैं और उस क्रम में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन में देखा कि ब्रिटिश पारवंशी किसको कहा जाता है या क्या है। और कल के क्लास में हम लोगों ने देखा था कि जो 5 चरण थे उनमें से 2 चरणों का अध्ययन किया था कि जो ब्रिटिश सर्वोच्चता का या ब्रिटिश पारवंशी का जो प्रथम चरण था वो समान अधिकार का चरण था, यानी ब्रिटिश सत्ता देसी रियासतों के साथ समानता का व्यवहार करना चाह रही थी। और दूसरा चरण था कि जब बंगाल का राज्य स्थापित हो गया तो उसको सुरक्षित कैसे रखा जाए, तो इसके लिए घेरे की नीति वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा शुरू किया गया, जिसको इंग्लिश में हम लोग रिंग फेंस पॉलिसी के नाम से जानते थे। और इसके तहत जो है एक बफर स्टेट अवध को बनाया गया। क्यों? क्योंकि उत्तर पश्चिम भारत से 2 शक्तियों का, यानी अफगानों का और मराठों का आक्रमण का भय था। तो शैशव राज्य को, जो बंगाल का शैशव राज्य था, ये बच्चा था, उसके लिए उसको ठीक से पालना पोसना था। उसकी सुरक्षा के लिए उसने आक्रमण की ओर से अवध को एक बफर स्टेट बना दिया, यानी उसके माध्यम से अपने साम्राज्य को घेर लिया, सुरक्षा प्रदान किया। तो यहाँ तक हम लोग अध्ययन कर चुके थे। अब देखिए कि ये जो पॉलिसीज थी, रिंग फेंस पॉलिसीज, तो इस पॉलिसीज को और परिष्कृत किया गया था और प्यूरिफाइड किया गया था। और किसके द्वारा? लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। लॉर्ड वेलेस्ली जब 1798 में बंगाल का गवर्नर जनरल बनकर के आया तो उसने रिंग फेंस पॉलिसी से और मजबूत एक पॉलिसी बनाई, जिसको हम लोग बोलते थे सब्सिडरी एलायंस, सहायक संघ। और उसके माध्यम से देसी रियासतों को एक प्रकार से अपने अधीन ला करके बंगाल को सुरक्षित करने की कोशिश की। यहाँ तक का क्लास में, कल के क्लास में हम लोगों ने अध्ययन किया था। अब तीसरा चरण जो हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं वो है अधीनस्थ पृथक्करण की नीति, यानी सबऑर्डिनेट आइसोलेशन की पॉलिसी। तो देखिए, अधीनस्थ पृथक्करण की नीति, सबऑर्डिनेट आइसोलेशन की पॉलिसीज का अर्थ पहले समझ लीजिए, तब आपको अच्छे से इसको समझ में आएगा। इसमें 2 शब्द हैं। कितने शब्द हैं? 2 शब्द मुख्य रूप से, जिससे आप समझ पाएंगे। पहला शब्द है अधीनस्थ, यानी सबऑर्डिनेट, है ना, अधीनस्थ। और दूसरा शब्द है पृथक्करण। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि अधीन बनाना नहीं, अधीन से अधीनस्थ बनाना, अधीन बनाना। लेकिन अधीन तो बनाएंगे, लेकिन साथ साथ वो जो राज होगा जिसको अधीन बनाएंगे वो पृथक होगा। पृथक होगा का मतलब ये हो गया कि उसको ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल नहीं करेंगे। तो ये दोनों विपरीत बातें हैं। अगर अधीन आप किसी को बनाना है तो साहब वो आप में शामिल हो जाएगा, तब अधीन होगा। और अगर पृथक रखना है तो फिर वो अधीन नहीं होगा। तो ये 2 विपरीत चीजों को ब्रिटिश पारवंशी के तीसरे चरण में एक किया गया। अब इसका अर्थ क्या था? इसका अर्थ यह था कि जो पूर्व की नीतियां थी, यानी घेरे की नीति और सहायक संधि, इस पर जरा गौर कीजिए। तो घेरे की नीति में जो देसी रियासत थे वो पूरी तरीके से संप्रभु था, सोवरेन था। उसका आंतरिक और बाहरी दोनों मामला जो था वो अंग्रेजों के अधीन नहीं था। सिर्फ अवध से इस बात का वादा किया गया था कि यदि अफगान और मराठे आक्रमण करेंगे आपको, तो हमारी फौज आपको साथ देगी। और ये वो अपने हित में कर रहे थे ताकि वो आक्रांता वहीं रुक जाए।
बंगाल में नहीं आया, अब तक रहे। जब कुछ वर्ष गुजरा यानी 1798 का समय आया, तो इस समय तक आते आते अंग्रेज बंगाल प्रांत जो उनके अधीन था उससे अधिक धन कमा करके शक्तिशाली बन गए और इतने दिनों में अपना प्रशासन, अपनी सैनिक क्षमता, अपना पुलिस बल, अपनी न्यायिक व्यवस्था या संपूर्ण बंगाल पर नियंत्रण पूरी तरीके से स्थापित कर दिया। यानी जिस बंगाल को शैशव अवस्था में 1765 ईस्वी में अपने अधीन किया था, वो 1798 में अब जवान हो गया, यानी उसमें ताकत आ गई। तब क्या हुआ कि लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा दूसरी नीति अपनाई गई, जिसका वर्णन कल हम कर चुके थे। उसमें थोड़ा सा संक्षेप में बता देना चाहते हैं। वो क्या था साहब, कि अब आंतरिक मामले में संप्रभु रहेगा देसी रियासत, लेकिन बाहरी मामले में उसकी संप्रभुता अंग्रेजों ने सहायक संधि के माध्यम से छीन ली। विदेशी कहा कि आपका जो भी विदेशी संबंध होगा, यहां पर विदेशी संबंध का अर्थ क्या है कि देश के अंदर एक रियासत का दूसरे रियासत के साथ जो संबंध है वो विदेशी संबंध है, न कि भारत भूमि से बाहर के देशों के साथ संबंध। यहां पर ये समझना होगा आपको, क्योंकि विदेशी संबंध आज के कंटेक्स्ट में हम लोग बात करते हैं तो भारत भूमि जो इतना है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, उसके बाद पाकिस्तान से करें, बांग्लादेश से करें, अमेरिका से करें संबंध, तो ये फॉरेन रिलेशंस कहलाता है, विदेशी संबंध कहलाता है। लेकिन जिस पीरियड का हम इतिहास पढ़ रहे हैं उस पीरियड में विदेशी संबंध का अर्थ ये नहीं है जो आज है। उस पीरियड में विदेशी संबंध का अर्थ क्या था, तो एक देशी रियासत जो भारत भूमि के अंदर ही है उसका दूसरे देशी रियासतों के साथ जो संबंध है वो उसका विदेशी संबंध था। तो इसका निर्धारण सहायक संधि के माध्यम से किसने ले लिया, अंग्रेजों ने, यानी उसकी बाहरी संप्रभुता जो है वो छीन ली। यहां तक का सफर हम लोग तय किए थे। अब यहां जो है कि अधीन बनाना और पृथक भी रखना, इसमें क्या है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि आंतरिक और बाहरी दोनों संप्रभुता छीन ली गई। लेकिन स्टेट को, जो देशी रियासत थी, उसको वैधानिक रूप से नहीं मिलाया गया, यानी राजा के पद को समाप्त नहीं किया गया। राजा जो जनता से टैक्स कलेक्ट कर रहा था वही करता रहा, जो कर्मचारी उस रियासत में काम कर रहे थे राजा के वही काम करते रहे। लेकिन अब क्या हो गया कि राजा निर्देशित हो गया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से, कि अब वो चाहे अपने रियासत में आंतरिक रूप से कोई निर्णय ले, चाहे बाहरी रूप से निर्णय ले, इसके तहत जो है वो अंग्रेज उसमें हस्तक्षेप करने लगे। तो देशी रियासतों के अस्तित्व को रखने के साथ साथ जो अंग्रेजों का आंतरिक और बाहरी रूप से देशी रियासतों में हस्तक्षेप शुरू हो गया, तो ये सम्मिलित नीति को हम लोग अधीनस्थ पृथक्करण की नीति या सबऑर्डिनेट आइसोलेशन पॉलिसीज के नाम से जानते हैं। क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब देखिए कि ये जो सबऑर्डिनेट पॉलिसीज के जो संबंधित गवर्नर जनरल थे, उसका नाम था लॉर्ड हेस्टिंग्स। हेस्टिंग्स नाम के दो व्यक्ति हैं, ठीक है, इसलिए यहां पर अपने मस्तिष्क में स्पष्ट कर लीजिए कि जो पूर्व वाला घेरे की नीति था वो वारेन हेस्टिंग्स था, लॉर्ड हेस्टिंग्स, और ये कौन है, लॉर्ड हेस्टिंग्स है। इसका पीरियड जो है 1813 ईस्वी से लेकर के 1823 ईस्वी तक है, और उसका पीरियड क्या था कि 1765 ईस्वी से 1772 ईस्वी से लेके 1785 ईस्वी तक था। वो वारेन हेस्टिंग्स था, ये लॉर्ड हेस्टिंग्स था। वारेन हेस्टिंग्स घेरे की नीति का जन्मदाता था, लॉर्ड हेस्टिंग्स अधीनस्थ पृथक्करण की नीति का जन्मदाता था। एनी कंफ्यूजन? अब देखिए कि इसके द्वारा जो काम किया गया वो क्या काम किया गया। इसके द्वारा जो कार्य किए गए उन्हीं कार्य के आधार पर ना आप कहिएगा
कि अधीनस्थ पृथक्करण की नीति उसने क्या अपनाई। ठीक है, तो इसके तहत हम लोग देखते हैं कि मध्य भारत के 145 रियासत को अधीन किया। उसके बाद काठियावाड़ के 145 रियासत को अधीन किया। उसके बाद राजपूताना को के 20 रियासत को अधीन किया। उसके बाद 1817-18 में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध किया। उसके बाद 1816 में नेपाल के साथ संगोली की संधि की। अब देखिए, ये तो जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड हेस्टिंग्स था। अब इसके बाद जो अगला गवर्नर जनरल है वो लॉर्ड विलियम बेंटिक। कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिक। इसका अगर पीरियड आप देखेंगे तो 1828 से लेकर करके 1835 ईस्वी तक, इसके समय में जो काम हुआ उसको जरा देखिए। तो उत्तराधिकार के मामले में हस्तक्षेप किया गया। उत्तराधिकार के मामले में हस्तक्षेप किया गया और इसके तहत 1831 में मैसूर, उसके बाद 1832 में कछार, उसके बाद 1834 में कुर्ग, और 1835 में जयंतिया। ये जितने थे इसको ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया।
ठीक है। पहले इतना देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे छात्रों ध्यान देने वाली बात यह है कि पीरियड हमारा है 13 से 57। तो 1813 से 57 के बीच में जो ब्रिटिश पॉलिसी रही वो अधीनस्थ पृथक्करण की रही। अधीनस्थ पृथक्करण का अर्थ हम समझा चुके हैं आपको। अब इसके तहत इस पीरियड में एक गवर्नर जनरल नहीं थे, बहुत सारे गवर्नर जनरल थे। तो उसमें हर गवर्नर जनरल के आधार पर हम देखेंगे कि अधीनस्थ पृथक्करण के तहत कौन सी नीति अपनाई गई। तो उस नीति के तहत सबसे पहला नाम आता है लॉर्ड हेस्टिंग्स का। लॉर्ड हेस्टिंग्स के पीरियड को अगर आप गौर से देखिए तो पाएंगे कि सबसे पहले जो मध्य भारत था, जिसको वर्तमान समय में मध्य प्रदेश आप कहते हैं, तो आज का मध्य प्रदेश का हम लोग तुलना कर सकते हैं, लेकिन भूभाग हूबहू वही नहीं है मध्य भारत का जो आज का मध्य प्रदेश का है। लेकिन जो आज का मध्य प्रदेश है उसके अधिकांश भाग उसमें मध्य भारत में थे और भी कुछ विस्तृत क्षेत्र था। ठीक है। तो एक सिंबॉलिक हम लोग अभी समझने के लिहाज से मध्य भारत इक्वल टू मध्य प्रदेश बोल के चल रहे हैं, वरना वास्तविकता ये था कि उस समय का मध्य भारत आज के मध्य प्रदेश से बड़ा विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ था। तो उसमें राजपूतों की रियासतें थी और भी दूसरे लोगों की रियासतें थी। तो 145 रियासत को अपने अधीन कर लिया। किसने? लॉर्ड हेस्टिंग्स। यहां पर अधीनता का अर्थ आप ये मत लगाइए कि मिला लिया उसको। अभी अभी जो हमने बताया कि देसी रियासत था, राजा था, उसका अस्तित्व बना हुआ था, लेकिन आंतरिक और बाहरी संप्रभुता उसकी सभी समाप्त हो गई थी। तो इस कारण से हम बोल रहे हैं कि उसको अधीन बना दिया। ठीक है। इसी प्रकार से काठियावाड़, काठियावाड़ गुजरात का क्षेत्र है। आज भी काठियावाड़ जो गुजरात का क्षेत्र है उसमें बहुत सारे जिले हैं और इस क्षेत्र के 145 रियासत को अपने अधीन बनाया अंग्रेजों ने। यानी वही राजा तो रहा, लेकिन उसकी आंतरिक और बाहरी संप्रभुता समाप्त हो गई। इसी प्रकार से राजपूताना के 20 रियासतों को अपने अधीन बनाया। तो एक तरीके से अगर आप देखिए तो जो समान अधिकार की नीति, घेरे की नीति या सहायक संधि की नीति जो थी, उससे अधीनस्थ पृथक्करण की नीति बढ़ी हुई थी। और बढ़ी हुई किस रूप में थी कि अब देसी रियासत के अस्तित्व रहते हुए पूरी तरीके से वो देसी रियासत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अधीन हो गई। ये डिफरेंसेस था, ये अंतर था। अब उनकी स्वतंत्रता पूरी तरीके से समाप्त हो गई थी। हर मामले में अंग्रेज उसके रियासत में हस्तक्षेप करते थे। और आगे चल के क्या हुआ कि 1817 और 18 में मराठों का एक बहुत बड़ा क्षेत्र था। आज का तो महाराष्ट्र का इलाका देखते हैं तो उसमें जो है वो मराठवाड़ा का क्षेत्र फैला हुआ था। हालांकि इस समय तक आते आते मराठवाड़ा विभिन्न शक्तियों में विभाजित थे। हम लोग एंग्लो मराठा वार जो पढ़ाया तो उसने बताया था कि पेशवा का रियासत तो पुणे में था, लेकिन उस पेशवा की स्थिति पहले के तुलना में काफ़ी कमज़ोर हो गई थी और अब वास्तविक शक्ति जो है वो बढ़ करके किनके पास चली गई थी? तो बड़ौदा के गायकवाड़ के पास, इंदौर के होलकर के पास और ग्वालियर के सिंधिया के पास और नागपुर के भोंसले के पास। यानी कहा जाए तो भूक्षेत्र के हिसाब से मराठवाड़ा 5 मराठा सरदारों के अधीन था, जिसमें 4 मराठा सरदार थे और एक पेशवा। तो इन सभी को 1817-18 ईस्वी में अंग्रेजों ने तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के अंतर्गत इन चारों शक्तियों को समाप्त कर दिया और पेशवा का पद ही हमेशा के लिए खत्म कर दिया। और जो बाकी जो पेशवा की स्थिति थी उसको कानपुर के बिठूर में पेंशन याफ्ता बना करके भेज दिया। और जो गायकवाड़ थे, होलकर थे, भोंसले थे,
और सिंधिया थे, इनके क्षेत्रों को काफ़ी सीमित कर दिया गया और बाकी संपूर्ण मराठवाड़ा पर ब्रिटिश अधीन चला गया, वो भूमि ही चली गई। तो यहाँ भी आप देख लीजिए कि जो मराठवाड़ा की राजनीतिक शक्ति थी उसकी शक्ति को संकुचित किया वारेन हेस्टिंग्स ने, लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। इसी प्रकार से पिंडारी एक बहुत बड़े लुटेरे थे, ठीक है। तो वो मुख्य रूप से जो अभी का हरियाणा, पंजाब, ये सब का इलाका है वो फैले हुए थे और भी दूसरी जगह थे। तो इनका दमन किया अंग्रेजों ने। सवाल पैदा ये होता कि पिंडारियों का दमन क्यों किया, क्योंकि अब वो इनका दमन करके ये साबित करना चाह रहे थे कि हम इस देश में कानून व्यवस्था भी स्थापित कर रहे हैं। इस देश के शासकों के पास ये सामर्थ्य या शक्ति नहीं है कि जो कानून व्यवस्था की स्थिति पिंडारी बिगड़ रहे हैं उसका सामना वो कर सके। तो पिंडारी इन देसी रियासतों से भी काफी शक्तिशाली हो गए। तो अंग्रेजों ने पिंडारियों का दमन करके एक प्रकार से मनोवैज्ञानिक प्रभाव यहाँ की जनता पर डाला कि आपका की सुरक्षा जो है अंग्रेजों के माध्यम से होगी, ये देसी रियासतों के माध्यम से नहीं। तो एक प्रकार से ब्रिटिश सर्वोच्चता का विस्तार मानसिक रूप से भारतीय जनता पर भी पिंडारियों के दमन के परिवेश में किया गया। अब आगे देखते हैं तो नेपाल जो वर्तमान समय में है तो वही नहीं था, बल्कि ब्रिटिश पीरियड में जो गढ़वाल, कुमायूं, ये सब का इलाका यानी उत्तरांचल जिसको आप बोलते हैं, तो ये सब इलाका उसके पार्ट थे। इधर आप सिक्किम का इलाका देखिए या दार्जिलिंग का इलाका देखिए, ये सब के सब नेपाल के अधीन थे। ये सब पहाड़ी इलाका है। जो शिवालिक हिमालय का इलाका है उस पूरे शिवालिक हिमालय में नेपाली जो थे वो रहते थे और ये एक बहुत लड़ाकू जाति थी। ऐसे भी पहाड़ी जाति जो होती है वो शारीरिक रूप से काफ़ी मजबूत, काफ़ी दिलेर होती है। तो ये काफ़ी मजबूत, काफ़ी दिलेर थी ये जाति। तो ऐसे में इस पर नियंत्रण करना बहुत ही मुश्किल था। एंग्लो नेपाल रिलेशन अलग से हम पढ़ा देंगे तो उसमें डिटेल्स में बताएंगे। यहाँ पर ये बता देना चाहते हैं कि अंग्रेजों ने कुल 5 लड़ाइयाँ लड़ी नेपाल के साथ और 5 में 4 में हारी और 5वां जीता भी तो बड़े ज्यादा जनहानि उठानी पड़ी थी अंग्रेजों को। और तब जाकर के जो है वो अभी का गढ़वाल और कुमायूं का जो इलाका है वो ब्रिटिश इंडिया का भाग बना। तो इसीलिए देश जब स्वतंत्र हुआ तो गढ़वाल और कुमायूं का जो इलाका था वो भारत में आया। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों ने इसे नेपाल से जीता। तो इस तरीके से पहाड़ी क्षेत्र में भी ब्रिटिश सर्वोच्च सत्ता की स्थापना लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा किया गया। अब देखिए कि जो ये गवर्नर जनरल हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यानी लॉर्ड विलियम बेंटिक, जिसका पीरियड 1828 से 35 के मध्य में, तो इसी के अधीन आता है। अभी 57 के पहले ही है। लॉर्ड विलियम बेंटिक जब गवर्नर जनरल बना तो प्रशासनिक क्षेत्र में एक बड़ा परिवर्तन हुआ। और वो परिवर्तन क्या हुआ कि अभी तक जो बंगाल का गवर्नर जनरल था वो बंगाल का ही गवर्नर जनरल माना जाता था। बाकी जो प्रेसिडेंसियां थी उसके अपने गवर्नर होते थे और सिर्फ कुछ मामलों में अधीक्षण की शक्ति थी इसे सुपरविजन करने का कि ठीक से शासन करे वो लोग। वास्तव में मद्रास और बंबई एक प्रकार से अलग प्रेसिडेंसी जैसे बंगाल प्रेसिडेंसी। लेकिन 33 का जो एक्ट पारित किया गया 1833 का चार्टर एक्ट, तो उसमें बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण ब्रिटिश प्रांत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और इसका अर्थ क्या हुआ कि अब बंगाल के गवर्नर जनरल की जो काउंसिल होगी वो काउंसिल संपूर्ण भारत के लिए कानून बनाएगी।
अभी तक बंगाल अपने लिए बनाता था, मद्रास अपने लिए बनाता था और मुंबई अपने लिए बनाता था। यही नहीं, जो ब्रिटिश प्रांत है उसमें 5 प्रकार के कानून प्रचलित थे। तो कानून का एक रूप लाने के लिए एक विधि सदस्य की नियुक्ति होगी गवर्नर जनरल काउंसिल में, और उसको जवाब दिया गया कि संपूर्ण ब्रिटिश प्रांत में एक प्रकार का लॉ नहीं। यही नहीं, वित्त का केंद्रीकरण किया गया। अब गवर्नर जनरल का काउंसिल जो है वो संपूर्ण भारत के ब्रिटिश प्रांत के लिए बजट बनाएगा। बजट का कंसेप्ट उभर करके सामने आया। वित्त का एक हाथ में केंद्रीकरण कर दिया गया। पहले सबका अलग अलग वित्त था, फाइनेंस था। तो हर एतबार से ब्रिटिश प्रांत 1833 के अधिनियम के द्वारा एकीकृत हो गया, यूनिफाइड। मतलब कि अब जो गवर्नर जनरल बन के आया वो पहले के गवर्नर जनरल की तुलना में काफी शक्तिशाली, उसके क्षेत्र भी बढ़ गए थे, उसकी शक्ति भी काफी बढ़ गई थी। और ऐसी स्थिति में जो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने नीति अपनाई वो पूर्व की नीति से अलग था। पूर्व की नीति से अलग क्या था साहब, कि इसने अब उत्तराधिकार के मामले में हस्तक्षेप करना शुरू किया। बहुत सारी देशी रियासतें थी जिसमें 2 भाइयों के बीच में उत्तराधिकार का मामला चल रहा था। तो जहां जहां चल रहा था ऐसी रियासतें थी, उन सभी को डायरेक्ट अपने इसमें शामिल कर दिया कि तुम लोग से चले उलेगा नहीं। तो ऐसी रियासतें कौन कौन थी, तो 1831 में मैसूर को अपने अधीन कर लिया, यानी वाडियार वंश का सत्ता समाप्त कर दिया। अब वाडियार वंश क्या अपने महलों तक केंद्रित हो गया। बाकी जितने उसके भूभाग थे सब पर अब ब्रिटिश अधिकारी जो है टैक्स कलेक्ट करेगा, ब्रिटिश पुलिस वहां शासन करेगा, ब्रिटिश एसपी और डीएम वहां रहेगा। राज का अस्तित्व बना रहा, लेकिन सिर्फ सिंबॉलिक, प्रतीकात्मक। व्यवहारिक रूप से उसकी सारी भूमि अब ब्रिटिश प्रांत की भूमि हो गई। बात समझ आ रही है? इसी प्रकार से 32 में कछार को ले लिया गया, 34 में कुर्ग पर अधिकार कर लिया गया और 35 में जयंतिया को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला गया। ठीक है। अब देखिए कि तीसरा जो गवर्नर जनरल आता है इस नीति के तहत, वो था लॉर्ड डलहौजी। कौन? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी। इसका अगर पीरियड आप देखेंगे तो 1848 से लेकर के 1848 से लेकर करके 1856 ईस्वी तक ये रहा, माने भारत का गवर्नर से। ये घोर साम्राज्यवादी था। क्या था? घोर साम्राज्यवादी। घोर साम्राज्यवादी था। घोर साम्राज्यवादी समझते हैं? बहुत ज्यादा साम्राज्य का विस्तार करने वाला। साम्राज्य का विस्तार का मतलब कि अपना जो भूभाग है उसको में और वृद्धि करना। ठीक है ना? तो इसके तहत उसने 3 प्रकार की नीतियां अपनाई। कितनी प्रकार की? 3 प्रकार की नीति अपनाई। अब बारी बारी से सबको देखेंगे कि 3 नीतियां क्या थी। सेपरेट करके अलग अलग पढ़िए तो चीजें जल्दी याद हो जाएगी, समझ में आ जाएगी। तो उसमें पहली नीति थी युद्ध नीति। ठीक है। तो युद्ध नीति के द्वारा लॉर्ड डलहौजी ने 2 क्षेत्रों को एकदम पूरा ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। ठीक है। अपने युद्ध नीति के तहत 2 क्षेत्रों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। वो जो 2 क्षेत्र थे उसमें पहला था पंजाब
दूसरा था बर्मा। ठीक है, तो पंजाब का तो पूरा पूरा मिला लिया गया। एंग्लो सिख रिलेशंस हम लोग पढ़ चुके हैं, एंग्लो बर्मा रिलेशंस भी आपको पढ़ाया है। तो इसमें ऊपरी बर्मा को छोड़ करके पूरा पूरा बर्मा को मिला लिया गया। ऊपरी बर्मा को 1885 ईस्वी में मिलाया गया था, थर्ड एंग्लो बर्मा वार के द्वारा। लेकिन सेकंड एंग्लो बर्मा जो वार इसके पीरियड में हुआ, उसमें एक प्रकार से समझिए तो बर्मीज का संप्रभुता यहीं पर समाप्त हो गया। इस प्रकार से व्यवहारिक रूप से बर्मा जो है लॉर्ड डलहौजी के समय ही उसका अंग बन गया था। तो युद्ध के माध्यम से दो क्षेत्रों पंजाब और बर्मा को ब्रिटिश साम्राज्य में उसने मिलाया। दूसरा जो है वो कुशासन के आधार पर, यानी बैड गवर्नेंस के आधार पर, और इसमें एक रियासत को मिलाया। वो कौन था? अवध। हालांकि इसको एंग्लो अवध रिलेशन में पढ़ा चुके, उसमें आपको अच्छे से विस्तार से समझाया है कि इसमें कुशासन के लिए अंग्रेजी जिम्मेदार थे, और आरोप भी अंग्रेजी लगा रहे हैं कि नवाब शासन करने के लायक नहीं। तो इस तरीके से गलती भी खुद करो और अपनी गलती का इल्जाम दूसरों पर दो, इसी को ब्रिटिश नीति बोला जाता है। तो आज की राजनीति में भी कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं। तो आपको होशियार होने की जरूरत है कि गलती किसकी है, इल्जाम किसको दिया जा रहा है। जैसे एक एग्जाम्पल दे देंगे तो आपको राहत मिलेगी कि भारत में अभी व्यापक पैमाने पर निर्धनता है, व्यापक पैमाने पे निर्धनता है। भाई पहले जो ब्रिटिश पीरियड में निर्धनता थी, तो उसके लिए इतिहासकार एक सिरे से लिख देते हैं कि ब्रिटिश नीतियां जिम्मेदार थी। लेकिन स्वतंत्र भारत में निर्धनता क्या है, क्यों है? तो आज भी लिखने वाले लिखते हैं, लेकिन क्या? तो आज काउज बताते हैं कि यहां के लोग आलसी हैं, यहां के लोग काम करना नहीं चाहते हैं, यहां के लोग बच्चा ज्यादा पैदा कर रहे हैं। तो नाना प्रकार का यहां का क्लाइमेट गर्म है, इसलिए काम यहां के लोगों से नहीं हो पाता है। यहां पर्व त्योहार बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, ये सब आप लिखिएगा, और उसमें लोग ज्यादा पैसा खर्च करते हैं। यहां लोग शादी विवाह में ज्यादा पैसा खर्च करते हैं, इसलिए लोग निर्धन हैं। ये कोई नहीं लिखता है दिवाकर जी कि सरकारी पॉलिसीज के कारण लिखा, जबकि वास्तविकता क्या है, इतिहास क्या हमें बता रहा है कि किसी क्षेत्र में निर्धनता आती है, अव्यवस्था आती है, तो वो शासक की नीतियों के कारण आती है। जैसे अवध में अव्यवस्था आई की व्यवस्था आई, तो अंग्रेजों की नीतियों के कारण आई। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया कि इस कुव्यवस्था के लिए जिम्मेदार ठहरा दिया किसको? वहां के नवाब को। और इसके तहत जो है कुशासन के आधार पे अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। हालांकि उस कुशासन के लिए वही जिम्मेदार है। हम आपको पढ़ाते हैं, आप पढ़ने आते हैं। अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो हम एकमात्र ऐसे टीचर हैं कि इसकी अकाउंटेबिलिटी हम लेंगे। अगर आप हमसे नहीं पढ़ पाए तो इसके लिए सिर्फ आप ही जिम्मेदार नहीं हैं, हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम आपको पढ़ा नहीं पाए। लेकिन आप एजुकेशन में जो टीचर्स का जो रोल है, जो वक्तव्य है, क्या है? क्या आपका वार्ड ही गलत है, पढ़ता ही नहीं है, तो हम क्या करें? तो अगर वार्ड गलत है और पढ़ता नहीं तो आप पैसा उससे क्यों लिए? आप उसी से हम उसको निकाल देते, तब हम मानते हैं आपको कि वार्ड ठीक नहीं था। तो अकाउंटेबिलिटी, उत्तरदायित्व किसी असफलता का तय होना चाहिए, और ये अकाउंटेबिलिटी तय करने में निष्पक्षता का पालन किया जाना चाहिए। क्यों? ताकि निर्णय सही हो, निर्णय गलत नहीं हो। निर्णय सही होगा तो बीमारी को दूर किया जा सकता है, उस कमी को दूर किया जा सकता है। तो यदि अवध में कुव्यवस्था था
तो ये देखा जाना चाहिए था कि इसके लिए कौन उत्तरदायी है, कौन सी नीतियां उत्तरदायी। तो एक पक्षीय थोप करके कि नवाब उत्तरदायी है, जब उसका विलय किया गया अवध का, तो इसलिए न किया गया था कि उसकी स्थिति और अच्छी हो जाए। तो चूंकि जो अनुसंधान था वो गलत हुआ था, उसके लिए जिस सत्ता ने अधिग्रहण किया, विलय किया, वो तो वही जिम्मेदार था। तो ऐसी परिस्थिति में उस अवध की स्थिति विलय के बाद और खराब होते हुए चली गई, और यही कारण है कि वहीं से बड़े पैमाने पे विप्लव विद्रोह का या क्रांति की शुरुआत हुई। अब बात समझ में आई? तो इतिहास को इस ढंग से पढ़ने देखने की जरूरत है, तभी आप इतिहास को समसामयिक बना करके उसका लाभ उठा सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। अब देखिए, जो घोर साम्राज्यवाद की तीसरी नीति थी उसको व्यापगत का सिद्धांत बोलते हैं। हाँ, व्यापगत सिद्धांत। व्यापगत सिद्धांत, इंग्लिश में भी इसको बोलेंगे हम लोग डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। देखिए, ये क्या सिद्धांत था कि लॉर्ड डलहौजी तो घोर साम्राज्यवादी था ही। उसका उद्देश्य था कि एन केन प्रकारेण ब्रिटिश साम्राज्य के क्षेत्रों में जितना हम वृद्धि कर सके कर ले। तो अपने उद्देश्यों के तहत उसने नीति बनाई। तो दो नीति तो अलग बनाई, तीसरी नीति बड़ी सोच समझ के बनाई। बोले इसकी देसी रियासत में एक प्रथा है गोद लेने की। अगर राजा जो है वो निसंतान है, तो भारतीय परंपरा के अनुसार उस राजा को यह अधिकार था कि वो किसी भी अपने परिवार के लोग को या उसका किसी से भी इच्छा हो, उसको गोद ले ले कि हमारे बाद ये मेरा उत्तराधिकारी हो, ताकि उसका राजवंश समाप्त नहीं हो। तो इस परिवेश में उसने कहा कि सभी राजा को गोद लेने का अधिकार नहीं हो। एक सिरे से नहीं कह दिया कि गोद लेने का अधिकार को हम खत्म कर दें। अगर करता है ऐसा तो फिर सब लोग विद्रोह कर देते, सारे राजा मिलकर। तो उसने विद्रोह को नियंत्रित करने के लिए कि सभी राजा इस मामले में एक नहीं हो, उसने कहा कि यहां 3 प्रकार के देसी रियासतों का अस्तित्व है। कितने प्रकार के? 3 प्रकार। एक वो देसी रियासत है जो प्राचीन काल से चली आ रही है, यानी मुगलों तुर्कों से भी पहले से एकदम प्राचीन, मतलब कि ऐसी रियासत को गोद लेने का अधिकार होगा। ठीक है। दूसरा बोला कि दूसरी ऐसी रियासत है जिसको मुगलों के द्वारा स्थापित किया गया। यानी मुगल जब सत्ता में थे तो किसी को भूमि दे दी, उसको राजा मान लिया। तो जब मुगल की सत्ता कमजोर हुई तो राजा पहले से थे, तो वो देसी रियासत में कन्वर्ट कर गए। कहा कि इनको भी गोद लेने का अधिकार होगा, लेकिन ये हमसे पूछ कर लेंगे, और अगर पूछेंगे तो हम इनको अनुमति दे देंगे। ठीक है। ये सेकंड कैटेगराइजेशन किया, माना नहीं करेंगे। लेकिन जो देसी रियासत ब्रिटिशों के द्वारा स्थापित है, यानी जिसकी सनद अंग्रेजों ने दी है, यहां आप देसी रियासत है, तो उनको गोद लेने का अधिकार नहीं होगा। उनका राज जो है, अगर दत्तक पुत्र है उसका है, तो उनकी राज ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। अब देखिए कि देसी रियासतों में ये वर्गीकरण करके अंग्रेजों ने क्या किया, फूट डाल दी लॉर्ड डलहौजी ने। और जो व्यापगत सिद्धांत के तहत जिनका रियासत जा रहा था, उनको दूसरे रियासत वालों ने साथ नहीं दिया। और यही बात हुई कि जब 1857 का विद्रोह हुआ तो सिर्फ उन्हीं देसी रियासतों ने विद्रोह किया जो व्यापगत सिद्धांत के तहत जिनकी रियासतें छीन ली गई थी। जिनकी रियासतें नहीं छीनी गई थी, उन सभी रियासतों ने अंग्रेजों का साथ दिया।
इसीलिए विद्रोह असफल हो गया, क्योंकि उन्हीं की फौज के द्वारा विद्रोह को दबाया गया। बात समझ में आई? इसलिए लॉर्ड डलहौजी का जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की थ्योरीज थी उसको आप असफल नहीं कर सकते। तो खैर जो भी हो, इस थ्योरीज के तहत जिन देसी रियासतों को मिलाया गया उसमें सबसे पहला जो था नाम 1848 में 1848 में सतारा को मिलाया गया। हाँ, उसके बाद 1849 में जो मिलाया गया वो जैतपुर एवं संबलपुर को मिलाया गया। एवं ये सब मध्य प्रदेश का है, संबलपुर को मिलाया गया। उसके बाद 1851 में 1851 में बघात को मिलाया गया। उसके बाद 1852 में उदयपुर को मिलाया गया। उसके बाद 1853 में झांसी को मिलाया गया। उसके बाद 1854 में करौली को मिलाया गया। ठीक है। तो जिस तरीके से सहायक संधि में विभिन्न रियासतों के साथ की गई थी, जैसे हैदराबाद से शुरुआत हुई थी 1798 में और लास्ट में ग्वालियर तक आया था, तो वो हमेशा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए महत्वपूर्ण है। तो वो आप याद किए हैं। व्यवगत सिद्धांत का भी ये जो क्रोनोलाइज है, तो ये भी आपको हमेशा किसी भी तरीके से पूरा का पूरा मिलाने के लिए दे देगा। कोई एक को उठा के ये सब डेट दे देगा, बोले किसमें इसका विलय हुआ। बात समझ में आ रही है? तो ये आप जो है सतारा, जयपुर, संबलपुर, बघात, उदयपुर, झांसी, करौली, ये सब आप याद कर लीजिएगा। बात समझ में आ रही है? तो ये आज एक ही टॉपिक का, बाकी 4-5 का कल हम लोग के क्लास में जो होगा, आज भी कर सकते हैं, लेकिन बड़ा क्लास करने से क्या फ़ायदा, धीरे धीरे करके समझिए ताकि जो है आपको पूरा का पूरा याद आ जाए। ठीक है। तो बाकी का जो बातें होंगी वो कल के क्लास में हम लोग करेंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। धन्यवाद।